नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, विभव और धारिता। तो इस चैप्टर में सर्वप्रथम हम विभव के बारे में जानकारी लेंगे, तत्पश्चात हम धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम विद्युत विभव के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इनके मात्रक विभवों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में आप देखेंगे स्थिर बिंदुवत आवेश के कारण से कितना विद्युत विभव उत्पन्न होता है और आवेशों के एक निकाय के कारण से कितना विद्युत विभव उत्पन्न होता है। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि विद्युत विभव का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसका जो भौतिक सार्थकता है क्या है, उसका मीनिंग भी आप लोगों को समझाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट हम कर रहे हैं सर्वप्रथम विद्युत विभव की डेफिनेशन से करेंगे। विद्युत विभव की डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास में ये कोई आवेशों का निकाय है, जैसे हम इसके ऊपर धनावेश कह दें, और ये जो धनावेश है वो यहां पर उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, यहां पर उत्पन्न कर रहा है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि आप कोई अल्पांश आवेश रख दें, बहुत छोटा आवेश रख दें, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, तो बहुत छोटा सा आवेश यदि आप इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें, विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? ये एक आवेशों का समूह है जो कि इसके पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इस परीक्षण आवेश पर एक बल आरोपित करता है। जैसे यहां पर ये प्रतिकर्षण बल यहां पर लगा रहा है उस तरफ। तो देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी आवेश के ऊपर बल लगता है और यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अब यदि इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको हम इधर लेकर आए, इसका विस्थापन यदि इस दिशा में दे, तो हमारे को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। देखिए, प्रतिकर्षण बल लग रहा है इधर, हम इसको विस्थापन दे रहे हैं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल इधर लग रहा है इसके ऊपर, फिर भी हम इसको इधर लाना चाह रहे हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है उसको उधर धक्का मार रहा है, हम इसको आवेश को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ता है। और वो जो काम हम करते हैं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, उसी को ही हम विभव कहते हैं। उसी को ही क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। दोस्तों, विद्युत विभव की जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो क्या है, सुन लीजिए। इस आवेश को हम लेकर आएंगे अनंत से। इस आवेश को हम कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। इस आवेश को हम कह रहे हैं परीक्षण आवेश, जो स्वयं कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता तथा दूसरे आवेशों की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं करता है, ऐसा आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। क्लियर? अब इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो दोस्तों, मैं इसकी डेफिनेशन अब यहां पर पुट कर देता हूं कि प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, इसकी क्या है कि प्रति एकांक धनावेश को प्रति एकांक धनावेश को अनंत से हम कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र ही लगा रहा है और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है, स्थिर विद्युत विभव
कहलाता है यदि आवेश स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो। अब यहां पर ध्यान देंगे कि इसे हम V से प्रदर्शित करेंगे, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से इसको लिखा जाता है, V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर, यह है आवेश को हम लेकर आ रहे हैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक, तो लाने में जो कार्य है वो है WP अनंत, और हम जिस आवेश को लेकर आ रहे हैं वो है Q0। इसको हम आमतौर पर W अपॉन में Q0 से ही पुट करेंगे, तो विद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन में Q0। ये हमारे पास में विद्युत विभव का सूत्र फॉर्मूला आ चुका है, इसे आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए, बार बार यूज में आएगा। V बराबर W अपॉन में Q0 के इक्वल विद्युत विभव को हम पुट कर सकते हैं। विद्युत विभव को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आवेश हम अनंत से लेकर आते हैं तो उसके अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लाने में जो भी काम करना पड़ता है वो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होता है, तुल्य होता है। तत्पश्चात हम इसको क्या लिख सकते हैं, कई स्थितियों में इस V बराबर हम लिखेंगे U अपॉन में Q0। ये इसका मेन फॉर्मूला यही है, और ये जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। जब हम आपको स्थितिज ऊर्जा पढ़ाएंगे तब इसको बेटर तरीके से समझा देंगे। फिलहाल आप इसको इस फॉर्मूले से ध्यान रखें, अच्छे से इसको समझ लीजिए। क्लियर। अब इसके पश्चात आप देखिए यहां पर कि ये जो विभव है वो एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। कैसे है ये अदिश राशि, इस फॉर्मूले से आप समझ लीजिए कि यहां पर W कार्य जो कि एक अदिश राशि होती है, Q0 जो कि आवेश है जो कि एक अदिश राशि है, V भी एक अदिश राशि हो जाएगी। अदिश अदिश तो ये राशि भी कैसी होगी, अदिश राशि होगी। तो यहां पर मैंने पुट कर दिया है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। फिर इसके पश्चात हम बात करेंगे विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक। तो विद्युत विभव का मात्रक वही होगा, V का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक वही होगा जो W अपॉन में Q0 का मात्रक होता है। तो W अपॉन Q0 का मात्रक, W अपॉन में Q0 का मात्रक। W का जो मात्रक होता है देखिए दोस्तों क्या होता है, जूल, और Q0 आवेश है जिसका मात्रक होता है कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम इसका मात्रक होता है, जिसे हम वोल्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। इसको V से प्रदर्शित कर देंगे। तो V यहां पर विभव है, तो V का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। V का मात्रक होगा वोल्ट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जूल प्रति कुलाम है, उसे हम वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कुलाम क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। अब इसके पश्चात हम 1 वोल्ट किसके तुल्य होता है, इसको यहां पर मैं परिभाषित कर देता हूं। देखिए यदि आप 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर जो विभव है वो 1 वोल्ट होगा। देखिए 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक बार इस 1 वोल्ट की डेफिनेशन को इस फॉर्मूले से आप समझ लेंगे कि हमारे पास में वोल्ट बराबर है जूल, जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम हमारे पास में ये फॉर्मूला है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि यदि 1 वोल्ट किसके तुल्य होगा, 1 जूल बट्टे में 1 कुलाम, 1 जूल बट्टे में 1 कुलाम के इक्वल होगा। इसका मतलब यह हुआ है कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। देखिए प्रति एकांक धनावेश, प्रति एकांक धनावेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से हम ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, यदि कितना है कार्य 1 जूल है, तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। विद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट के इक्वल होगा। तो दोस्तों ये थी 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं एक जो विद्युत विभव है उसकी विमा क्या होती है। विद्युत विभव की विमा, तो विद्युत विभव की विमा वही होगी, V की विमा बराबर होगी, फॉर्मूला देखिए, V की विमा किसके तुल्य होगी? जो W अपॉन में Q0 की विमा होगी, तो W अपॉन Q0 की विमा के तुल्य होगी। देखिए W की जो विमा है वो क्या होती है? कार्य है, और कार्य बराबर M1 L2 T-2 इसकी विमा हो जाएगी। आवेश की विमा होती है A1 T1। फाइनली जो V की विमा है वो क्या निकल कर आई है? M1 L2 T-3 A-1 इसकी विमा होती है। तो ये हमारे पास में आ गई है विद्युत विभव की विमा M1 L2 T-3 A-1। तो दोस्तों ये थी विद्युत विभव की परिभाषा। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं विद्युत विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। विद्युत विभवांतर एक्चुअल में होता क्या है कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी काम करना पड़ता है उस कार्य को ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। तो मैं अभी इसको परिभाषित कर देता हूं, विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में ही हम कोई दो बिंदु लेंगे और एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे, तो ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। डेफिनेशन सुन लीजिए, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में जो दो बिंदु हम लेकर चलते हैं उनका ही डिफरेंस है। विद्युत विभव की परिभाषा में एक बिंदु हम अनंत पर लेते हैं, दूसरा बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर लेते हैं, और विद्युत विभवांतर की परिभाषा में दोनों ही बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सिमिलर तरीके से इसको हम परिभाषित करेंगे, और विद्युत विभव के समान ही इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसकी विमा भी विद्युत विभव के समान M1 L2 T-3 A-1 के इक्वल होती है, और यह भी एक अदिश राशि होती है। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है? प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। विभवांतर को हम जैसे हम कंसीडर कर लें कि प्रारंभ में जो
आवेश है वो B पर था, फिर उसको हम A पर लेकर गए, तो VA माइनस VB बराबर WAB अपॉन Q नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहां पर कुछ आवेशों का समूह है जो कि इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर ये दो बिंदु हैं A और B। हम किसी आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक लेकर आ रहे हैं। बिंदु A का जो विभव है वो है VA, बिंदु B का जो विभव है वो है VB। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं तो दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर भी विभवांतर होता है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वो भी विभवांतर के तुल्य ही होता है। तो ये है कि जब हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो ले जाने में जो काम करना पड़ता है वही विभवांतर है, या दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभवों का अंतर होता है उसको भी हम विभवांतर ही कहते हैं। तो देखिए ये भी एक अदिश राशि होती है। विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभवांतर एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक वही होगा जो विभव का होता है, अर्थात जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। क्लियर? विभवांतर की जो विमा है वो देख लीजिए। विभवांतर की विमा वही होगी जो विभव की विमा होती है। मैं यहां पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, M1L2 T-3 A-1 इसकी विमा होगी। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जो विद्युत विभव होता है, उस विद्युत विभव का जो भौतिक अभिप्राय है, फिजिकल जो मीनिंग है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता कहां पड़ गई, इसको हम समझते हैं। विद्युत विभव का भौतिक अभिप्राय। विद्युत विभव का भौतिक अभिप्राय क्या है? भौतिक अभिप्राय, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हम एक U आकार की नलिका लेते हैं। ये जैसे हमारे पास में एक U आकार की नलिका है और इसको हमने एक वाल से कनेक्ट कर दिया है। ये जो नलिका है U आकार की, इसको हमने एक वाल से कनेक्ट कर दिया है। इसका एक सिरा है पतला और एक सिरा इसका चौड़ा है। क्लियर? यहां पर एक वाल लगा हुआ है। इसको आप एक बार समझ लीजिए कि हमने इसके वाल, ये बंद है, इसके दोनों भागों में बराबर मात्रा में जल भर देते हैं। जैसे इधर हमने 5 लीटर जल भर दिया, इसके दूसरे सिरे में भी 5 लीटर जल भर दिया। ये पतला सिरा है इसलिए जल का तल यहां तक है। इसका जो सिरा है वो थोड़ा सा चौड़ा है, इसलिए यहां पर जल की ऊंचाई उतनी नहीं जाएगी। चौड़ा होने की वजह से जल की ऊंचाई यहां तक ही रहती है। दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि जब इस वाल को हम खोल देंगे तो क्या होगा? क्या इन्हें जल के तलों में कोई अंतर आएगा? दोनों तरफ हमने इधर भी 5 लीटर जल भरा है, इधर भी 5 लीटर भरा है, दोनों में समान मात्रा में जल भरा है। तो क्या इस वाल को खोलने पर क्या इस वाल से होकर जल गुजरेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, जल गुजरेगा। उसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए कि इस जल का जो तल है वो ऊंचा है और इस जल का तल है वो थोड़ा सा कम है, और जो जल की मात्रा इसमें से तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि दोनों का तल समान ना हो जाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका तल तो आएगा नीचे और इसका तल जाएगा ऊपर। क्योंकि जिसका तल ऊंचा है पहले से ही वो नीचे आ जाएगा, और जिसका तल नीचे है वो उसका तल ऊपर चला जाएगा। तो जो जल का प्रवाह है वो उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। जैसे हम घरों में पानी के टैंक यूज में लेते हैं, टंकियां यूज में लेते हैं, तो उनको छत पर रखते हैं, और छत पर रखने से जो जल है वो उच्च तल से निम्न तल हमारे नल तक पहुंच जाता है, ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। उनके लिए हमें
मोटर चलाने की जरूरत नहीं है। हमें नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए तो मोटर के जरिए हम जल को ऊपर पहुंचाते हैं, बट जब ऊपर पहुंच गया तल यदि हमने उसका ऊंचा कर दिया तो फिर वो अपने आप ही नीचे तक पहुंच जाएगा। ये जो जल का तल है वो ऑटोमेटिकली ही दोनों के अंदर विभव में, मतलब इनके तलों में अंतर के कारण से जल का प्रवाह हो जाएगा। उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। भौतिकी में विभिन्न जो प्रक्रम होते हैं वो उच्च तल से निम्न तल की ओर होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हवा का जो प्रवाह होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, कि जहां पर निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाता है वहां पर उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर हवाएं चलती हैं। तो उच्च दाब तल से निम्न दाब तल की ओर वायु का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें उष्मा के प्रवाह की तो वो उच्च ताप के तल से निम्न ताप के तल की ओर प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार से ही हम यहां पर समझेंगे विद्युत विभव को। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव तल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे हमने इधर जल भरते हैं, 1 लीटर भरेंगे तो इतना, 2 लीटर में इतना, 3 लीटर में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना। जैसे जैसे हम इसमें जल भरेंगे इसका तल ऊपर उठता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ही जैसे इसका तल ऊपर उठता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से ही जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव तल ऊपर उठता चला जाता है। उसके विभव का जो तल होता है वो ऊपर उठता चला जाएगा जैसे जैसे हम आवेश देते हैं उसी प्रकार से ही। देखिए ये हमने 2 चालक आप लोगों को दिखाए हैं। जैसे हमने इसको आवेश दे दिया Q, इस चालक को आवेश कितना दे दिया, जिसका आकार आप छोटा देख रहे हैं, इस चालक को भी हम आवेश दे देते हैं Q। इसका ये दोनों एक तरीके के दोनों जो सिरे हैं उसकी भांति काम कर रहा है। इसके अंदर विभव का तल उच्च, विभव तल उच्च है, इसमें विभव तल निम्न है। तो हालांकि जब ये अलग अलग हैं तो इनकी विभव तल, इसका उच्च है इसका निम्न है, लेकिन जब इनको किसी चालक तार से हम संयोजित कर दें, इसको किसी चालक तार से कनेक्ट कर दें तो आवेश, जो आवेश हैं वो उच्च विभव तल से निम्न विभव तल की ओर स्वतः ही प्रवाहित होंगे, इधर से इधर की ओर गति करेंगे। तो ये है विभव का मतलब। विभव का अर्थ ये हुआ है कि जो आवेशों का प्रवाह होता है वो एक तल पर डिपेंड करता है और उस तल को हम विद्युत विभव से परिभाषित करते हैं। उस तल को ही विद्युत विभव कहते हैं। उच्च विद्युत विभव से आवेश निम्न विद्युत विभव की ओर गति करेंगे, प्रवाहित होंगे। तो ये दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि आवेशों का प्रवाह तब ही होगा जब विभव तलों में अंतर होता है या 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है, विभव में अंतर होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि चालकों में ही आवेशों का प्रवाह होता है, चालक में अपने आप नहीं होता, तब तक नहीं होगा जब तक चालक के सिरों पर विभव में अंतर ना आ जाए। जैसे हमारे पास में लोहे की छड़ है तो उस लोहे की छड़ में हमेशा कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, हमेशा उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। उसमें करंट तभी प्रवाहित होगा जब उसके दोनों सिरों के मध्य विभव में अंतर हो। एक सिरे का विभव उच्च हो, दूसरे सिरे का विभव निम्न हो, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होगा। उस लोहे की छड़ में से भी आवेश गति करेंगे, धारा प्रवाहित होगी। यहां पर भी ऐसा ही है कि ब्रह्मांड में जब 2 बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर होगा तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य धारा का प्रवाह होगा, अर्थात आवेशों का प्रवाह होगा। ये एकदम क्लियर कर लीजिए। अब देखिए हम कुछ विभव के मानक मान मानकर चलते हैं। जैसे पृथ्वी का जो विभव है वो 0 मानकर चलेंगे। पृथ्वी का विभव कितना मानकर चलते हैं, हम 0 मानकर चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और इसकी धारिता अनंत होती है। पृथ्वी की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता अनंत होती है। इसलिए इसको चाहे कितना भी धनावेश दे दें, चाहे कितना भी ऋणावेश दे दें, इसके विभव में कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका जो विभव है वो मानक विभव माना गया है। तो मानक विभव का अर्थ समझ लीजिए कि एक हमने फिक्स कर लिया है विभव और उसके रेस्पेक्ट ही अन्य विभवों का मापन किया जाता है और वो हमने लिया है मानक विभव, पृथ्वी का विभव।
और पृथ्वी का विभव हमने कितना लिया है दोस्तों, 0 लिया है। इसको एकदम दिमाग में फिट बैठा लीजिए, पृथ्वी का जो विभव है वो क्या है, 0। पृथ्वी का विभव 0 रहना है, चाहे आप इसको कितना भी वोल्टेज दे दें, कितना भी आवेश दे दें, इस पर कितना भी विद्युत क्षेत्र लगा दें, इसका विद्युत विभव 0 ही रहेगा, 0 ही है। क्लियर। अब देखिए, जैसे हम बात करें आकाशीय बिजली की, तो आकाशीय बिजली पृथ्वी के अंदर ही समाहित हो सकती है। उतना ज्यादा वोल्टेज, उतना ज्यादा जो आवेश है वो और कोई वस्तु समाहित नहीं कर सकती। इसलिए जो आकाशीय बिजली होती है उससे जो आवेश क्रिएट होता है वो सीधा पृथ्वी के अंदर चला जाता है, पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाता है। तो पृथ्वी का विभव हमने कंसीडर कर लिया है कि 0 होता है। अब उस 0 के रेस्पेक्ट कोई वस्तु यदि धनावेशित है तो वो धन विभव पर है, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो वो ऋण विभव पर है। विभव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, इसको भी दिमाग में फिट बैठाओ। विभव 0, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए, मैं ये 2 गोले लेकर चल रहा हूं। एक जो गोला है वो धनावेशित गोला है, इसको हम कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। ये हमने इसको रख दिया एक कुचालक स्टैंड पर, और ये एक दूसरा गोला है जो कि ऋणावेशित है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसको भी हम एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। मैं विद्युत विभव का भौतिक अभिप्राय आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, कैसे है, यदि इसको हम भू संपर्कित कर दें, भू संपर्कित का मतलब होता है इसको हम ग्राउंड से जोड़ दें। इसको हम किससे जोड़ दें, ग्राउंड से जोड़ दें। ग्राउंड से यदि इसको हम कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, इसको यदि ग्राउंड से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। यदि वो ग्राउंड से जोड़ने का चिन्ह है, ये ग्राउंड से जोड़ने का चिन्ह है, इसका मतलब है कि इस बिंदु का विभव ज्यादा, इसका विभव कम होते होते 0 हो गया है, और यहां पर भी इसको जोड़ा तो इसका विभव कम होते होते कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो साइन आप देख रहे हैं वो साइन है भू संपर्कण का, इसको हम भू संपर्कित कहते हैं। अंग्रेजी में इसको अर्थिंग कहा जाता है, और हम अपने बोलचाल की भाषा में घरों में जो विद्युत कनेक्शन होता है उसमें फेस और अर्थिंग लाइव जो लाइन वायर होते हैं उनको हम बोलते हैं, आप भी यूज में लेते होंगे। क्लियर। देखिए, यदि इसको भू संपर्कित कर दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि इस बिंदु का, जैसे ही इस बिंदु का विभव है 0, इस बिंदु का विभव कितना है, 0, इस बिंदु का विभव 0 है, इसका विभव भी 0 है। और हम ये जानते हैं कि आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। दिमाग में फिट बैठा लीजिए, आवेशों का प्रवाह, और वो भी धनावेशों का प्रवाह। धनावेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि ऋणावेश इसके उल्टे प्रवाहित होंगे। ऋणावेश धनावेश की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। ऋणावेश किधर होंगे इसके हिसाब से, देखो धनावेश किधर हो रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो ऋणावेश ठीक अपोजिट दिशा में गति करते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशों की विपरीत दिशा में गति करता है। तो ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा, जबकि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। तो यहां पर एक बार क्लियर कर लीजिए, ये जो धनावेश है, धनावेश जाएगा इधर ग्राउंड में, क्योंकि इसका जो विभव है वो 0 से बड़ा है। यदि धनावेशित है तो इसका विभव है वो 0 से बड़ा है, 0 से ज्यादा है। इसका जो विभव है वो 0 से छोटा है, इसका जो विभव है वो 0 से क्या है, छोटा। अब देखो तो, इसका विभव ज्यादा, इसका विभव कम, तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएंगे, और वो धनावेश इधर से इधर आएंगे, धनावेश इधर से इधर आएंगे, इस गोले से जमीन में चले जाएंगे, भू संपर्कित हो जाएंगे। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे कि इसका विभव 0, इसका विभव माइनस में, 0 से भी छोटा है तो माइनस में हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो यहां पर आवेश उच्च विभव ये होगा, निम्न विभव ये होगा, यहां से धनावेश इधर जाएंगे। क्लियर। अब देखो, एक्चुअल में धनावेश खुद तो गति करते नहीं है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। यदि यहां पर हमने चालक तार से इसको कनेक्ट किया है तो ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही गति करेंगे, और ऋणावेश धनावेश की विपरीत दिशा में गति करते हैं।
एक्चुअल में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर से इधर की ओर आएंगे, और इसमें देखो उच्च विभव इधर से आवेश, मतलब ये जो धनावेश हैं वो तो धनावेश प्रवाहित होते तो इधर होते, बट यहां से जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर जाएंगे। और आवेशों का प्रवाह जब तक होता रहता है जब तक कि उनका विभव एक समान ना हो जाए। तो यहां पर इसका आवेश भी 0 हो जाएगा पृथ्वी के समान, इसका आवेश भी 0 हो जाएगा पृथ्वी के समान, दोनों का विभव 0 हो जाएगा, तब तक आवेशों का प्रवाह होता रहेगा। तो दोस्तों ये था विद्युत विभव का भौतिक अभिप्राय। और इसमें आप एक स्टेटमेंट एकदम क्लियर कर लीजिए कि आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। ये दिमाग में फिट बिठा लीजिए, ये बार बार यूज में आएगा। अब इसके पश्चात हम चलेंगे दोस्तों, परिभाषित करेंगे विद्युत विभव किसी बिंदुवत आवेश के कारण से कितना विद्युत विभव उत्पन्न होता है। अब यहां पर हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण से कितना विद्युत विभव उत्पन्न होता है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। हम यहां पर एक स्मॉल क्यू आवेश ले लेते हैं कि ये हमारे पास में है एक बिंदुवत आवेश Q, और उससे स्मॉल r दूरी पर यह है बिंदु P, जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बिंदुवत आवेश है स्मॉल q, और उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम एक प्रेक्षण आवेश लेंगे Q0, और उस प्रेक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लेकर आएंगे, मतलब अनंत दूरी से r दूरी तक लेकर आएंगे। तो जो भी काम करना पड़ेगा उसको हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लेकर आएंगे। तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसी काम को ही हम विद्युत विभव की इक्वल पुट कर देंगे। विद्युत विभव की डेफिनेशन भी हमें यही बताती है, यही कहती है। देखिए कैसे, हम ये ले रहे हैं अनंत, और अनंत से हम आवेश को बिंदु P तक लेकर आएंगे। अनंत से कहां तक लेकर आ रहे हैं, बिंदु P तक। लेकिन इस अनंत से बीच में हमने एक अल्पांश विस्थापन ले लिया dx, और इस अल्पांश के दोनों भागों को हम कह देते हैं ये बिंदु B है, ये A है, और ये A B बिल्कुल पास पास में स्थित है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है dx है, और ये जो dx है अल्पांश है वो आवेश से हम कंसीडर कर लें अक्ष दूरी पर है। देखो एक बार समझेंगे, हम एक आवेश ले रहे हैं Q0, और उस आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लेकर आएंगे। तो लाने में जो भी काम करना पड़ेगा उसी को ही हम विद्युत विभव कह देंगे। बिंदुवत आवेश के कारण से विद्युत विभव के इक्वल उसको पुट कर देंगे। तो देखिए हमने कंसीडर कर लिया है कि उसके रास्ते में हमने इसको दिया dx विस्थापन, और पहले हम क्या करेंगे, इस dx विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। छोटा सा जब उसको विस्थापन देते हैं तो कितना काम करना पड़ता है, फिर हम अनंत से r दूरी तक लेकर आते हैं तो कितना काम करना पड़ता है, ये दोनों ही ज्ञात कर लेंगे। देखो एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए, हमें अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। पहले हम ज्ञात कर लेंगे छोटा सा विस्थापन dx देने में किया गया कार्य, फिर हम टोटल कार्य ज्ञात कर लेंगे इंटीग्रेशन करके। तो ये जो dx विस्थापन है वो आवेश q से अक्ष दूरी पर है, और यहां पर देखेंगे हम इसको विस्थापन दे रहे हैं इस दिशा में। विस्थापन dx जो है वो इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। तो हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ही ला रहे हैं इसको, और लाने में जो भी काम करना पड़ता है वही उस निकाय में कार्य के बराबर होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसको हम विभव के इक्वल पुट कर देते हैं। तो बिंदु A पर Q व Q0 के मध्य बल, Q व Q0 के मध्य बल कितना होगा, उस बल को हम ऐप से पुट कर दे। किसके तुल्य होगा, देखिए 1/4πε0 कूलाम के नियम से लिख रहे हैं, Q1 Q2 बट्टे में r²। तो Q का मान है, Q1 का मान Q, Q2 का मान है Q0, और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस अक्ष है। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और ये जो प्रतिकर्षण बल है उसको हमने लिखा है जो कि इस डायरेक्शन में है, Q से मतलब P से A दिशा में है। क्लियर। अब हम देंगे कि आवेश Q0 को, आवेश
Q0 को अल्पांश विस्थापन हम दे रहे हैं, अल्पांश विस्थापन dx देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य। छोटा सा विस्थापन दे रहे हैं तो छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य भी छोटा सा ही होगा, और उस कार्य को बल गुणा में विस्थापन दो सदिशों के अदिश गुणनफल से पुट कर सकते हैं। यहां पर इसको f dx cos थीटा, थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण, और यहां पर f और dx इधर है, f उधर है, दोनों के बीच का कोण है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो यहां पर आ गया माइनस में f dx आ चुका है दोस्तों। ये तो है अल्पांश विस्थापन dx देने में किया गया कार्य। अब हम ज्ञात कर लेंगे आवेश Q0 को अनंत से r दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए dw बराबर हमारे पास में माइनस में f dx, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, अनंत से लेकर हम r दूरी तक लेकर आ रहे हैं, और dw का जो इंटीग्रेशन है वो w हो जाएगा। f की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, f की वैल्यू देख लीजिए, f का जो मान है वो समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 बट्टे में अक्स स्क्वायर dx, जो कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, और जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होना है उसको हम, अक्स के रेस्पेक्ट हो रहा है तो अक्स के पदों के अलावा बाकी के सारे पद कांस्टेंट की भांति काम करेंगे, उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, यहां से देखिए W इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है Q0 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, Q0 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में यहां पर रह गया है 1 बट्टे में अक्स स्क्वायर, जब अक्स स्क्वायर बट्टे से ऊपर जाएगी तो अक्स की घात यहां पर हो गई है -2, और जब इसकी घात -2 हो गई तो अभी हम यहां पर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, x की घात n का इंटीग्रेशन होता है x की घात n+1 बट्टे में n+1, ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो W इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, माइनस में Q इंटू Q0 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन अनंत से r तक x की घात -2 + 1 बट्टे में -2 + 1, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन अब लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट लगा दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास में W बराबर Q इंटू Q0 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की घात -1 बट्टे में -1 अनंत से r तक। तो देखिए W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस और माइनस ये हो गया प्लस Q इंटू Q0 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की घात -1 जब बट्टे में आएगी तो +1 हो जाएगी, और अब यहां पर आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, Q इंटू Q0 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x के स्थान पर अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो आ गया 1 बट्टे में r, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, x के स्थान पर हमने, देखिए यह है निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन के अंदर क्या होता है, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे, और 1 बट्टा अनंत कितना होता है विद्यार्थियों, 0 होता है, 1 बट्टा अनंत कितना होता है, 0, तो 1 बट्टा अनंत 0 हो गया, तो W बराबर हमारे को मिल गया है Q इंटू Q0 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 बट्टा r, ये वाला पद हो गया 0, ये आ चुका है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो क्या है, विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो क्या है, विद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन में Q0, तो इसमें Q0 का भाग लगा दीजिए, Q0 का जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में R, तो ये आ चुका है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का सूत्र, व्यंजक, फाइनल जो फॉर्मूला है वो आ चुका है दोस्तों।
इस फॉर्मूले में आप देखिए, यहां तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। मैं थोड़ा सा यहां से मिटा कर इसके लिए एक ग्राफ है आप लोगों के सामने रख देता हूं। ग्राफ क्या होगा इसका, देखिए हमारे को मिला है फॉर्मूला v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। तो यहां से जो v है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप एक तरफ विभव लें, एक तरफ दूरी r लें, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। यदि मैं आपको याद दिलाऊं विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदुवत आवेश के कारण से तो वो इतनी थी 1/4πε0 q/r²। देखिए यहां पर बट्टे में r² था, यहां पर सिर्फ r है। तो जब इसका यदि मैं ग्राफ बताऊं इसके अंदर ही, तो इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ है वो विद्युत क्षेत्र के लिए, ये जो ग्राफ है वो विभव के लिए होता है दोस्तों। तो यहां पर दोनों ग्राफ जब r बराबर 1 होता है उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। और ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं वो है v समानुपाती 1/r के, और ये जो ग्राफ है वो है e समानुपाती 1/r² के। यदि हम e और v दोनों का एक साथ में ग्राफ खींचे तो इस टाइप के दोनों ग्राफ प्राप्त होंगे। ये v के लिए है, ये e के लिए है। क्लियर? तो दोस्तों ये था बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव और उसके दूरी के साथ में उसका परिवर्तन का वक्र भी आपने देखा। अब हम बात करेंगे यहां पर कि यदि हम आवेशों का एक समूह ले लें, आवेशों का एक समूह यदि है हमारे पास में है, तो उस आवेशों के समूह के द्वारा कितना विद्युत विभव उत्पन्न होता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं आवेशों के निकाय के कारण से कितना विद्युत विभव क्रिएट होता है। आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत विभव के लिए इसका मैं डायग्राम आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए हम ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में एक आवेशों का निकाय है, इसमें Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित है और इसके किसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इन आवेशों की अभिष्ट बिंदु से दूरी का पता होना जरूरी है। तो बिंदु P से आवेश Q1 की दूरी हम कंसीडर कर लें R1, Q2 की दूरी है R2, Q3 की दूरी है R3 और Qn की दूरी है Rn। देखो एक बार इसको समझ लीजिए कि हमारे पास में एक आवेशों का निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित है और इस निकाय में एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिंदु P की इन आवेशों से जो दूरी है वो भी हम कंसीडर कर लेते हैं R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। तो हम देखो बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम इस आवेश के कारण से विद्युत विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण से विद्युत विभव निकालेंगे, इस आवेश के कारण से विद्युत विभव, इसी तरीके से सभी आवेशों के कारण से विद्युत विभव निकालेंगे और अंत में अध्यारोपण का सिद्धांत लगाकर टोटल जो विद्युत विभव है वो ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि बिंदुवत आवेशों के कारण से उत्पन्न जो विद्युत विभव होते हैं वो एक अदिश राशियां होती है और अदिश राशियों का हम योग, जो बीजगणितीय योग है वो कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक एक करके कि आवेश Q1 के कारण, पहले हम कौन सा आवेश ले लें, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, उस विभव को हम V1 से पुट कर दें। देखिए दोस्तों K Q1 बट्टे में R1 होगा, क्योंकि बिंदुवत आवेश के कारण से विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा K Q बट्टे में R, K Q बट्टे में R के इक्वल होता है। क्लियर? अब यहां पर आप देखिए आवेश Q1 के स्थान पर यदि आप Q2 ले लें तो उसके कारण से उत्पन्न विभव को हम V2 से लिख देंगे, K Q2 बट्टे में R2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप Q2 के स्थान पर Q3 ले लें तो यहां पर आ जाएगा V3, तो K Q3 बट्टे में R3 डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएं। आवेश Q1 के कारण से ऐसे ही हमें मिलेगा Vn बराबर K Qn बट्टे में Rn। ये हमारे को मिल चुका है।
अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव। सीधा हमने इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई कहानी नहीं है, सीधे हमने लिख दिया है बिंदुवत आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव आपको पता है तो ये भी आप पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी बिंदु पर किसी भौतिक राशि का कुल मान अलग अलग राशियों के कारण से उत्पन्न मानों के योग के बराबर होता है। यहां पर अदिश राशि है तो बीजगणित योग के बराबर होगा। तो V बराबर पहले आवेश के कारण से, दूसरे आवेश के कारण से, तीसरे आवेश के कारण से और इसी प्रकार से nवें आवेश के कारण से उत्पन्न विभवों की योग के बराबर होगा। तो V1 की वैल्यू V2, V3 और Vn की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं K Q1 बट्टे में R1 प्लस में K Q2 बट्टे में R2 प्लस K Q3 बट्टे में R3 डॉट 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 K Qn बट्टे में Rn। इन सब में से जो राशि कॉमन आ रही है उसे आप कॉमन ले लीजिए। मैंने K को कॉमन ले लिया यहां पर, तो अंदर शेष क्या रह गया है देख लीजिए, ये हमारे पास में कॉमन रह गया है। इसे हम समेशन की फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, I बराबर 1 to n QI अपॉन में RI, इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत विभव। इस समेशन को भी आप समझ लेंगे। समेशन का मतलब होता है जोड़। और देखिए I बराबर जब आप 1 पुट करेंगे तो पहला पद आ जाएगा Q1, ये है RI, तो I बराबर 1 रखेंगे तो Q1 R1, फिर प्लस I बराबर 2 रखेंगे, I बराबर 3 रखेंगे और कहां तक रखते जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक रखते चले जाएंगे। तो 1 रखेंगे तो पहला पद, 2 रखेंगे तो Q2 बट्टे में R2 दूसरा पद, 3 रखेंगे तो Q3 बट्टे में R3 तीसरा पद, इसी प्रकार से डॉट 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 n रखेंगे तो Qn बट्टे में Rn, अंत वाला जो पद है वो आ जाएगा। तो ये आ चुका है बहु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक, विद्युत विभव का सूत्र। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विद्युत विभव से संबंधित जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में चर्चा की, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।